हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 और 29 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 9वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो अल्जीरिया। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो तमन्ना भाटिया को। किसे भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया? तो शुभमन गिल को। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो वर्ष 2050 तक। किसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो राम मोहन एमके को। हाल ही में किसने फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए सीरीज का खिताब जीता है? तो नेपोली ने। किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी ओर किसने जीता? तो जाफर मनाही ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो 25 मई को, और 25 मई को ही विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है डैनियल नोबोआ को किस देश का 48वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी इक्वाडोर। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने 24 मई 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उन्हें इस साल की शुरुआत में 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था। और नोबोआ ने फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति मारिया जोस पिंटो के साथ शपथ ली है। उनका कार्यकाल मई 2029 तक रहेगा। और आपको बता दें डैनियल नोबोआ को पहली बार नवंबर 2023 में राष्ट्रपति चुना गया था। ओके, तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, डैनियल नोबोआ, जिन्होंने इक्वाडोर के राष्ट्रपति के पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है और उन्हें इस पद पर 4 साल के लिए चुना गया है। उनका कार्यकाल मई 2029 तक रहेगा। अब बात करें इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान में डैनियल नोबोआ, भाषा यहाँ की स्पेनिश। और अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वाडोर कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका। इक्वाडोर की पड़ोसी देशों की बात करें तो कोलंबिया और पेरू हैं। इक्वाडोर की सीमा उत्तर में कोलंबिया और पूर्व और दक्षिण में पेरू से लगती है। इक्वाडोर प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है, जो उसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। और ये है इक्वाडोर का मैप। अच्छा, क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति के पद से संबंधित था। तो अन्य देशों में जितने भी नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, रवांडा के पॉल कागामे, बोत्सवाना के ड्यूमा बोको, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड के हल्ला टोमाडोटिर, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिंबाम, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो, पनामा के जोस राउल मोनिलो, चाड के इद्रिस डेबी, अल्जीरिया के अब्देलहमदजीद तेब्बोने, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके, जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल कवेलाशविली और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटुम्बो नंदी नदैतवा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गुजरात। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया। यह संयंत्र घरेलू प्रयोजनों और निर्यात के लिए 9000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन करेगा। यह फ्रेंड्स भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली रेल इंजन होगा, जो 5800 टन माल को 120 प्रति किलोमीटर की स्पीड से लेकर दौड़ सकेगा। इस प्लांट में अगले 10 वर्षों में कुल 1200 इंजन तैयार किए जाएंगे। इसकी लागत की बात करें तो 21,405 करोड़ रुपए के लागत से इसे बनाया गया है।
और इस रेल इंजन को जर्मन कंपनी सीमेंट ने तैयार किया है। ओके, तो अभी आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के दाहोद में। इसे कुल कितने करोड़ रुपए लागत से बनाया गया है? तो 21,405 करोड़ रुपए। और इस रेल इंजन को किस कंपनी ने बनाया है? तो जर्मन कंपनी सीमेंट ने इसे बनाया है। इस तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा गुजरात राज्य से संबंधित था, तो हम लोग गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्थापना गुजरात की 1 मई 1960 ईस्वी में। राजधानी गांधीनगर। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में 26। राज्यसभा सीटों की संख्या 11। विधानसभा सीटों की संख्या 182। राजकीय पशु यहाँ का एशियाई शेर। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। राजकीय फूल गेंदा का फूल। गुजरात राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय फल आम। राजकीय प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। और ये है गुजरात राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य में एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की गई है। इंडिया फाइलिंग्स के अनुसार इस योजना का उद्देश्य राज्य में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो इस योजना का आपको नाम याद रखना है, एक परिवार एक उद्यमी योजना, जो किस राज्य में शुरू हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में। राजधानी अमरावती। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। लोकसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 25। राज्यसभा सीटों की संख्या 11। विधानसभा सीटों की संख्या 176। विधान परिषद में सीटों की संख्या 58। और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी देशों की बात करें तो 5 पड़ोसी देश हैं, जिसमें दक्षिण में तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम और उत्तर में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 1,62,970 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश में टोटल 26 जिले हैं। राजकीय भाषा तेलुगु यहाँ का। राजकीय फूल चमेली। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फल आम। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण या ब्लैक बक है। और ये है भारत का मैप। भारत के मैप में आप लोगों को रेड कलर में जितना भाग दिख रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी समीर वी कामत है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। और केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे वे 31 मई सन 2026 तक DRDO के प्रमुख बने रहेंगे। अब बात करें DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, मुख्यालय नई दिल्ली में। और DRDO के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर VS अरुणाचलम। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मणिपुर। तो 24 मई 2025 को समाप्त होने से पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ मणिपुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 19 से 24 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो घोघला बीच और दीव बीच, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप में किया गया। और इस खेल का शुभंकर था पर्ल। यह एक डॉल्फिन है जो नागोवा बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है। इस बार का यह पहला संस्करण था। और इसमें शामिल खेलों की बात करें तो पेनकेक सिलाट,
बीच सॉकर, सेपक टकराव या किक वॉलीबॉल, बीच हिट, बीच वॉलीबॉल और खुले पानी की तैराकी शामिल था। इसमें कुल शामिल प्रतिभागियों की बात करें तो 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिभागी इसमें शामिल थे। इसमें एथलीटों की संख्या 811 थी, यानी ये 811 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। ओके, अब टॉप 4 पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे मणिपुर रहा, जिसने 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य पदक के साथ कुल 14 पदक जीते। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा, जिसने 5 स्वर्ण, 5 रजत, 10 कांस्य पदकों के साथ कुल 20 पदक जीते। तीसरे स्थान पे नागालैंड, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 13 पदक जीते। चौथे स्थान पे हरियाणा, जम्मू और कश्मीर रहा, क्योंकि इन दोनों ने बराबर पदक हासिल किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी हैदराबाद। तो अभी हैदराबाद स्थित नीलोफर हॉस्पिटल में देश का पहला कृत्रिम AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण टूल लॉन्च किया गया। इस टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत और यह उपकरण एक AI आधारित ऐप है जो उन्नत फेस स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके रक्त परीक्षण करता है। यह उपकरण बिना सुई के 20 से 60 सेकंड में रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट के परिणाम देता है। इसे विकसित किया गया हेल्थ टेक स्टार्टअप क्विक वाइटल्स द्वारा और यह फोटोप्लेथिस्मोग्राफी यानी PPG पर आधारित है। तो इस तरह फ्रेंड्स, हैदराबाद का नीलोफर अस्पताल यह भारत में AI आधारित रक्त परीक्षण उपकरण का उपयोग करने वाला यह पहला अस्पताल बन गया है। तो इस प्रश्न में आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट जरूर याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला कृत्रिम AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण टूल कहाँ लॉन्च किया गया, तो हैदराबाद में स्थित नीलोफर हॉस्पिटल में। और टूल का नाम क्या है, तो अमृत स्वस्थ भारत। इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो क्विक वाइटल्स द्वारा। और यह उपकरण बिना सुई के 20 से 60 सेकेंड में रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट के परिणाम को देता है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, प्रश्न हमारा AI से संबंधित था, तो हम लोग AI से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो एलन मस्क की AI कंपनी ने अपने चैटबॉट ग्रोक 3 का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बना। AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया माइक्रोसॉफ्ट ने। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया एनवीडिया ने। हरियाणा में नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया गया। गूगल ने एप्लीकेशन की गति बढ़ाने के लिए 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरनवुड का अनावरण किया। भारत सरकार ने AI मिशन के तहत देश का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप वर्मम का चयन किया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी पूजा पुजारा। तो भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा लिखित आत्मकथा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ ए वेरी यूनिवर्सल मेमोर का विमोचन 29 अप्रैल 2025 को हुआ। यह पुस्तक नमिता काला के सहलेखन में और हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में पूजा ने एक क्रिकेटर की पत्नी के रूप में अपने अनुभव, जीवन के उतार चढ़ाव, पारिवारिक संघर्ष और पुजारा के व्यक्तिगत स्वभाव का वर्णन किया है। अच्छा, हाल ही में विमोचन हुई कुछ पुस्तकों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। डॉक्टर देवेंद्र डोड़ावत द्वारा लिखी पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखी पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ। ग्रोवर द्वारा लिखी पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस एंड ग्रोवर का विमोचन हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 24 मई। तो राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एकता,
सहयोग और साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह दिवस यह स्मरण कराता है कि राष्ट्रमंडल एक ऐसा संगठन है जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति, कानून का शासन और सतत विकास जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित है। और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी चेन्नई। तो हॉकी इंडिया ने पहली बार आयोजित होने वाले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के लिए स्थान और तिथियां घोषित की। इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण 18 से 27 जून तक चेन्नई में तमिलनाडु की हॉकी इकाई द्वारा आयोजित किया जाएगा। नियमों के अनुसार फ्रेंड्स, पुरुष वर्ग में प्रतिस्पर्धा के लिए खिलाड़ी की आयु 40 या उससे अधिक होनी चाहिए और महिला वर्ग में 35 या उससे अधिक होनी चाहिए। ओके, अच्छा, इसका आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। और हॉकी इंडिया की स्थापना की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को मरणोपरांत तक किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी पद्म विभूषण। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 69 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिसमें 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 57 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसमें फ्रेंड्स, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 8 पूर्वोत्तर राज्यों की व्यापार और निवेश क्षमता को प्रदर्शित करना और इन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 27 मई। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1947 से 1964 तक इस पद पर रहे। और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। और अभी 27 मई को इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 61वीं क्रम की पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 28 मई। तो महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 28 मई 1987 में हुई थी। वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है, एकजुटता में हम प्रतिरोध करते हैं, हमारी लड़ाई हमारा अधिकार। अच्छा, मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को विश्व सभा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना है। 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी मानवता को जीवित रखना। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी
सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ भारत स्वस्थ जीवन। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। 17 मई को ही विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण होती है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी तेजी से बदलते समुदाय में संग्रहालयों का भविष्य। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बेहतर जीवन के लिए चाय। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, इसके लिए थीम रखी गई थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी नाचते कछुए कमाल। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस मनाया गया। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।